एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई शफीक अंधा था। उसे बचपन से ही नजर नहीं आती थी, इसलिए वह ज्यादातर घर में ही रहता था। आंखों से अंधा होने के बावजूद वह बहुत ज़हीन और समझदार था। जिंदगी के तजुर्बात ने उसे वह समझ दे दी थी जो आम लोगों के पास नहीं होती। वह चीज़ों को महसूस करके पहचान लेता जैसे किसी के पास आंखें हों। छोटा भाई इकबाल खेती बाड़ी करता था, मगर अक्सर जानवर आकर उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। इकबाल ने कई तरीके आजमाए, मगर हर बार नाकाम रहा। कोई न कोई जानवर आकर फसल उजाड़ देता। आखिर एक दिन उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा क्यों न बड़े भाई शफीक की मदद ली जाए। उसने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और शफीक को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुझे किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर से आवाज देना। जानवर डर कर भाग जाएगा और हमारी फसल बच जाएगी। शफीक ने हामी भर ली और उसी दिन से वह खेत में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट महसूस होती, वह जोर जोर से आवाज लगाता। जानवर डर कर भाग जाते और शफीक फिर झोपड़ी में जाकर बैठ जाता। कई दिन यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक हिरण खेतों में दौड़ता हुआ आया और बाड़ तोड़कर गुजर गया। उसके पीछे पीछे सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए वहां पहुंचा। सुल्तान ने शफीक को देखा और पूछा, ए भाई, क्या तुझे यहां से कोई जानवर गुजरते देखा है? शफीक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता। मगर जो हिरण यहां से गुजरा है वह आपके शिकार के लायक नहीं। मेरा मशवरा है कि आप अपना वक्त जाया न करें। सुल्तान हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं हिरण का पीछा कर रहा था। उसने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो तुझे नजर नहीं आती और दूसरी तरफ तुम जानवर की पहचान भी बता रहे हो। आखिर तुझे यह सब कैसे मालूम हुआ? शफीक ने नरमी से कहा, हुजूर, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह दरअसल मादा हिरण है और वह हामिला है। आप जैसे इंसाफ पसंद के लिए मुनासिब नहीं कि वह एक होने वाली माँ का शिकार करे, इसलिए मैंने अर्ज किया कि वह आपके लायक नहीं। बेहतर है कि आप अपना वक्त बचाएं और किसी दूसरे शिकार की तलाश करें। यह सुनकर सुल्तान और हैरान रह गया। वह सोचने लगा, यह अंधा शख्स तो बाहर से कुछ नहीं देख सकता, मगर इसकी बसीरत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। सुल्तान हैरान था कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे मालूम हुआ कि वह हिरनी हामिला है। उसने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मैं इस जानवर को जिंदा देखना चाहता हूँ। अगर यह अंधा आदमी इतने यकीन से कह रहा है तो मैं उसकी बात की हकीकत जरूर जांचूंगा। अगर वाकई वह हिरनी हामिला हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं। सिपाही ने इजाजत ली, घोड़े पर सवार हुआ और हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वह हिरनी एक दरख्त के नीचे रुक गई थी। सांस फूल चुकी थी और उसके पेट से साफ जाहिर था कि वह हामिला है। ये देखकर सिपाही हैरान रह गया। वह फौरन वापस आया और सुल्तान से अर्ज किया, हुजूर, इस अंधे आदमी ने जो कहा था वह बिल्कुल सही है। वह वाकई हामिला हिरनी है। ये सुनकर सुल्तान शॉक्ड रह गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर एक अंधा आदमी को इतनी बारीक बात कैसे मालूम हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह इस भेद को जरूर जानेगा। सुल्तान ने शफीक से कहा, देखो भाई, मुझे यकीन नहीं कि तुम वाकई अंधे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? शफीक ने हाँ में हाँ मिलाई। जनाब, आप जो चाहें पूछें, मैं सच सच बताऊंगा। सुल्तान ने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम नाबीना हो और दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा था वह हामिला हिरनी है। तुझे यह सब कैसे मालूम हुआ? यहाँ तो बहुत से जानवर आते होंगे। शफीक ने जवाब दिया, हुजूर, जब वह हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसके दौड़ने की रफ्तार और कदमों की आहट से मैं समझ गया कि वह नर नहीं मादा है। मेरे खेत की बाड़ ऊंची नहीं है। अगर वह हिरण होता तो आसानी से उछल कर निकल जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बाड़ तोड़कर भागी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वह हामिला है और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हिफाजत के लिए उसने छलांग नहीं लगाई। सुल्तान ने दोबारा पूछा, और तुझे यह कैसे मालूम हुआ कि वह हिरनी थी? कोई दूसरा जानवर नहीं,
शफीक ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब, मैं सुबह से शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ। सही है कि अल्लाह ने मुझे नजर नहीं दी, मगर उसने इसके बदले में मुझे अक्ल और सुनने व महसूस करने की जबरदस्त क़ुव्वत अता की है। मैं कदमों की आहट, सांस की रफ्तार और हरकत के अंदाज से पहचान लेता हूँ कि कौन सा जानवर आया है। फिर मैं उसी हिसाब से आवाज देता हूँ ताकि वह भाग जाए और मेरी फसल महफूज रहे। उसकी बातें सुनकर सुल्तान ने सोचा, यह नौजवान बाहर से अंधा है, मगर उसकी अक्ल और समझ आम आदमी से कहीं ज्यादा है। ये सोचकर सुल्तान ने फैसला किया कि इतना फहीम और दाना शख्स उसके दरबार में होना चाहिए। उसने शफीक को अपने साथ महल ले जाने का हुक्म दिया। महल पहुंचकर सुल्तान ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपने बारे में कुछ कहो। शफीक ने मुरव्वत के अंदाज में जवाब दिया, जनाब, मेरा नाम शफीक है और सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। उसके बाद शफीक ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। शफीक ने सुल्तान को अपनी जिंदगी की सारी हकीकत सादगी से बता दी। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, शफीक, तुम जैसे अक्लमंद और दूरंदेश शख्स की मैं बहुत कद्र करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने दरबार में मुलाजिम रखना चाहता हूँ। अगले दिन सुल्तान ने शफीक को अपने पास बुलाया और कहा, शफीक, तुम बहुत ज़हीन और फहीमदा शख्स हो। तुम्हें बातों की गहराई फौरन समझ आ जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने वालिदैन की हकीकी औलाद हूँ या किसी और की? शफीक ने मुरव्वत के अंदाज में कहा, जनाब, आपको इस बात से क्या गर्ज होनी चाहिए? आप सल्तनत के सुल्तान हैं। बेहतर है कि यह सवाल दिल से निकाल दें। सुल्तान ने संजीदगी से कहा, नहीं, यह सवाल बरसों से मेरे दिल में है और मैं इसका जवाब जरूर जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी वालिदा से मिलने की जरूरत हो तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। मेरे वालिद तो दुनिया से जा चुके हैं। शफीक ने कहा, जनाब, मुझे आपकी वालिदा से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूँ कि आप किसके फर्जंद हैं, मगर पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जवाब पर नाराज नहीं होंगे। सुल्तान ने कहा, मैं वादा करता हूँ, जो भी तुम कहोगे उस पर गुस्सा नहीं करूँगा। शफीक ने आहिस्ता से कहा, जनाब, असल बात यह है कि आप एक कंजूस ताजिर की औलाद हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी मुनतकिल हो गई है। ये सुनते ही सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में तलवार खींच ली और सीधा अपनी वालिदा के पास जा पहुंचा। गुस्से में बोला, माँ, सच्चाई बता दो, क्या मैं वाकई अपने वालिद का बेटा हूँ? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मल्लिका ने कांपते हुए कहा, बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम हमारे अपने नहीं हो। हमें औलाद नसीब नहीं थी। मैं और तुम्हारे वालिद तुम्हें एक ताजिर के घर से ले आए थे और तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वह ताजिर तुम्हारे वालिद के करीबी दोस्त थे, मगर वह बहुत कंजूस शख्स थे। एक हादसे में उनका घर जल गया, पूरा खानदान खत्म हो गया। बस तुम जिंदा बच गए थे। तुम बहुत छोटे थे और हमने तुम्हें अपना लिया। हमने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, मगर यह सच है कि तुम हमारा खून नहीं हो। यह सुनकर सुल्तान खामोश खड़ा रह गया। उसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। फिर वह महल से वापस शफीक के पास आया और बोला, शफीक, तुझे यह कैसे मालूम हुआ कि मेरे वालिद एक कंजूस ताजिर थे? शफीक ने नरमी से कहा, जनाब, अगर आप वाकई एक सुल्तान की औलाद होते तो जितने सवाल आपने मुझसे किए उनके दुरुस्त जवाब सुनकर अब तक आपने मुझे इनाम व इकराम से नवाज दिया होता, मगर आपने एक सिक्का तक देने की जहमत नहीं की। यही आपके असल नस्ल की पहचान थी कि शफीक, मैं समझ गया था कि आप किसी कंजूस ताजिर की औलाद हैं ना कि किसी सुल्तान की। सुल्तान ने यह बात सुनी तो शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। वह बोला, शफीक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं अपनी यह कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। यह कहकर सुल्तान ने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली शफीक के हाथ में दे दी और कहा, शफीक, मुझे यकीन है कि जो कुछ आज हमारे दरमियान बात हुई है वह तुम अपने सीने में ही महफूज रखोगे। शफीक ने हामी भरी, जनाब, मुझे अपने वालिदैन की रूह की कसम है,
ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा। सुल्तान खुश होकर बोला, शफीक, आज से तुम मेरे खास लोगों में से हो, मगर एक अहम बात जाननी है। कुछ दिनों से मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम अपनी अक्ल और हुस्न फहम से यह जांच सकते हो कि हकीकत क्या है? शफीक ने सोचकर कहा, जनाब, ये मामला बहुत नाजुक है, मगर अगर आप इजाज़त दें तो मैं दरबार के तमाम वजीरों और अमीरों से मुलाकात करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहा। सुल्तान ने कहा, ठीक है शफीक, मैं तुम्हें कल अपने साथ दरबार ले चलूँगा। अगर तुमने सच्चाई मालूम कर ली तो तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी न किया हो। अगले दिन सुल्तान शफीक को अपने साथ दरबार ले आया। दरबार में सारे वजीर, मशीर और अमीर जमा थे। सुल्तान ने सबके सामने ऐलान किया, आज से शफीक हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। सब लोग हैरान रह गए कि सुल्तान एक नाबीना शख्स को दरबारी क्यों बना रहा है, मगर सुल्तान खामोश था। शफीक भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वह सबकी आवाजें, लहजे और बातों का अंदाज बड़े गौर से सुन रहा था। फिर सुल्तान ने दरबार की कार्रवाई शुरू की। उसने वजीरों से रियासत के मामलात पर सवाल किए। हर वजीर ने तफसील से जवाब दिया। शफीक खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था। जब दरबार खत्म हुआ तो सुल्तान ने शफीक को अकेले एक कमरे में बुलाया। वहां शफीक ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, वजीर जमाल की हरकतें मामूली से हटकर हैं। जब वह आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वह बार बार अपनी बात बदल देता है और जो जवाब देता है वह हमेशा मुकम्मल नहीं होता। उसकी यह आदत इसलिए है कि अगर वह बात दोहराए तो झूठ भी सच लगने लगता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि वजीर जमाल की खुफिया तहकीकात की जाए। वह यकीनी तौर पर आपके लिए खतरा हो सकता है। सुल्तान ने फौरन अपने सबसे काबिल एतबार सिपह सालार को बुलाया और कहा, जमाल पर खुफिया निगरानी रखी जाए। सुबह से शाम तक ये मालूम किया जाए कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके साथ राब्ते में है। ये सारी मालूमात मुझे फराहम की जाए। सिपह सालार ने चंद खास जासूसों को तैनात किया जो वजीर के पीछे लग गए। चंद दिनों बाद सिपह सालार ने रिपोर्ट पेश की, महारब पनाह वजीर जमाल वाकई एक साजिश रच रहा है। वह पड़ोसी दुश्मन सुल्तान के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी में मशगूल है। उसने सरहदों पर फौज की निगरानी कम करवा दी है और कुछ दरबारियों को अपने साथ मिला लिया है ताकि आपके खिलाफ बगावत की जा सके। यह खबर सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। उसने शफीक से कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, मगर मैं अभी भी यकीन से नहीं कह सकता कि वह दरबारी दुश्मन के साथ मिला हुआ है या नहीं। शफीक ने नरमी से कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो एक चाल चलने की तजवीज़ है। मैं ऐसी तदबीर कर सकता हूँ कि अगर वजीर वाकई गद्दार हुआ तो वह खुद अपने हाथों से अपना पर्दाफाश कर देगा। सुल्तान ने दिलचस्पी से पूछा, कैसी तदबीर? शफीक मुस्कुराया, कल के दरबार में आप ऐलान करें कि आप रियासत के सबसे काबिल और ईमानदार वजीर को राज खजाने की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अगर जमाल वाकई वफादार है तो खुश होगा, मगर अगर वह दगाबाज है तो उसके चेहरे से सब कुछ हयान हो जाएगा। सुल्तान ने राजी होकर सिर हिलाया। अगले दिन दरबार लगा। सारे वजीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। सुल्तान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि आज से खजाने की निगरानी हमारे सबसे ईमानदार और अक्लमंद वजीर को सौंपी जाएगी। ये सुनते ही वजीर जमाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी से बोला, महाराज, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूँ। शफीक ने चुपचाप उसकी बौखलाहट सुनी। फिर आहिस्ता से सुल्तान से कहा, महाराज, अब आपके शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो शख्स सच्चा होता है वह अपनी दियानतदारी के लिए इतना बेचैन नहीं होता। सुल्तान ने सिपह सालार को इशारा किया, जमाल को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर वजीर को पकड़ लिया। उसके थैले से दुश्मन रियासत के खतूत और सोने के सिक्के बरामद हुए। सुल्तान ने सुकून का सांस लिया और शफीक से कहा,
तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं बल्कि मेरी रियासत को एक बड़े गद्दार से बचा लिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे मशीर नहीं, मेरे भाई की तरह हो। शफीक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ वही सुनता हूँ जो दूसरे नहीं सुन पाते, मगर असल अक्ल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। सुल्तान ने खुशी से हुक्म दिया कि शफीक को सोने की एक और थैली और इज्जत व मर्तबा दिया जाए। यूं एक नाबीना मगर अक्लमंद शख्स ने न सिर्फ सुल्तान का भरोसा जीता बल्कि पूरी रियासत को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन एक सौदागर अपना घोड़ा बेचने आया। सुल्तान ने घोड़े के सौदागर की बात सुनी, फिर नौकर को हुक्म दिया कि फौरन शफीक को बुलाया जाए। कुछ देर बाद शफीक आया तो सुल्तान ने कहा, शफीक, ये ताजिर एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया है। ये दावा करता है कि दुनिया में उसके बराबर कोई घोड़ा नहीं, मगर उसकी कीमत 20,000 अशरफियाँ हैं। तुम्हारी क्या राय है? क्या मुझे ये घोड़ा खरीदना चाहिए? शफीक ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं अलबत्ता अंधा हूँ, मगर मेरी सुनाई बहुत तेज है। अगर इजाजत हो तो इस घोड़े को जरा करीब लाया जाए ताकि मैं उसकी टापों की आवाज से अंदाजा लगा सकूं कि यह कैसा है। सुल्तान ने इशारा किया और घोड़े को शफीक के करीब लाया गया। शफीक ने अपने कानों को जरा सा झुकाया और बोला, जहां पनाह, इस घोड़े की टापों में जो गूंज है वह किसी असली अरबी नस्ल के घोड़े की नहीं। उसका सांस लेने का अंदाज भी कमजोर है। मेरे ख्याल में यह घोड़ा बीमार है या फिर बहुत ज्यादा थकाया गया है। इसकी कीमत एक अशरफी भी ज्यादा है। यह सुनकर सौदागर का रंग उड़ गया, मगर वह जल्द संभल कर बोला, यह शख्स अंधा है, उसे घोड़ों का क्या इल्म? यह तो झूठ बोल रहा है। सुल्तान ने खामोशी से सिपाहियों को इशारा किया कि घोड़े को महल के अस्तबल में ले जाया जाए और शाही हकीम से उसका मुआयना करवाया जाए। कुछ ही देर बाद हकीम वापस आया और कहा, जाम पनाह, शफीक बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। ये घोड़ा दरअसल अंदर से बीमार है। इसे दौड़ाने पर यह किसी भी वक्त गिर सकता है। यह सुनकर सुल्तान ने गुस्से से कहा, झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की तूने? और सौदागर को कैद करने का हुक्म दे दिया। फिर शफीक की तरफ माइल होकर कहा, शफीक, तुम वाकई मेरे लिए खुदा का इनाम हो। तुम्हारी दानाई ने एक बार फिर मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। शफीक ने हामी भरी, जहां पनाह, यह सब आपके एतबार का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उसके बाद सुल्तान ने शफीक को मुनेज इज्जत दी और उसे दरबार में खास मशीर के ओहदे पर फाइज कर दिया। अब सुल्तान कोई भी फैसला करने से पहले शफीक की राय जरूर लेता।